हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू वेदांतिक यूट्यूब चैनल। बच्चों, इस चैनल पे हमने जी मैन क्रैश कोर्स लॉन्च किया था। आज उसी का डे 7 है। ठीक है, तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ 2 या 3 मिनट की बातें करूंगा रिगार्डिंग कि लाइफ में, ठीक है, कि लाइफ में जब भी आप कोई चीज़ करते हो, लाइफ में जब भी आप कोई चीज़ करते हो तो उसके दो ही रिजल्ट होते हैं। या तो आप जीतोगे या तो आप हारोगे। ये सोसाइटी देखती है इस रीजन को। ठीक है, या तो आप कोई चीज कर रहे हो, मान लो मैं एग्जाम देख रहा हूं, ठीक है, या तो मैं एग्जाम में जीतूंगा मतलब सक्सेस मिलेगी, या तो मैं एग्जाम पर हारूंगा मतलब फेलियर मिलेगी। ठीक है, ये तो सोसाइटीज है, वो तो आपको इस तरीके से देखती है। ठीक है, या तो आप हारोगे या तो आप सक्सेस करोगे या तो आप फेलियर करोगे। ठीक है बच्चों, ये नहीं होता मोटिव। जब भी आप कोई चीज दो चीज करते हो, ठीक है, या तो आप जीतोगे या आप कुछ ना कुछ सीखोगे। हारोगे कभी नहीं, हारोगे कभी नहीं। फेलियर कभी नहीं होता मेरे प्यारे बच्चों, फेलियर कभी नहीं होता। ठीक है, अब जरा इसको देखो, जो मैंने कही है। ठीक है, या तो आपको क्या मिलेगी, सक्सेस मिलेगी, या तो आपको क्या मिलेगी, या तो आप कुछ चीज के बारे में सीखोगे। फेलियर कभी नहीं होगे। देखो फेलियर कौन होता है, अब इसको एग्जांपल समझो, फेलियर कौन होता है। ठीक है, फर्स्ट मैंने कुछ चीज करने की कोशिश करी, ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट दिया मैंने, मान लो फर्स्ट मैंने क्या दिया बच्चों, अटेम्प्ट दिया, मैंने फर्स्ट अपना अटेम्प्ट दिया, ठीक है, मेरा नहीं हो पाया, मुझे सक्सेस नहीं मिली। सेकंड मैंने फिर से अटेम्प्ट दिया, इस केस में भी मेरा नहीं हो पाया। मैंने फिर से तीसरी बार क्या किया, अटेम्प्ट दिया, इस केस में भी मेरा नहीं हो पाया। जब आपने किसी चीज को रिपीटेडली करते हो, ठीक है, और आप क्या करते हो, रिपीटेडली क्या कर रहे हो, हार रहे हो, वो चीज आपको मिल ही नहीं रही, वो चीज आपको मिल ही नहीं रही। ठीक है, तो इस केस में बच्चों, इस केस में आप फेलियर हो, इस केस में आप फेलियर हो, इस केस में आप फेलियर हो। देखो फेलियर कौन होता है, फेलियर कौन होता है, पहला अटेम्प्ट दिया, सक्सेस नहीं मिली, कोई बात नहीं, अब दूसरे अटेम्प्ट में भी वही चीज कर रहे हो, वही मिस्टेक्स दोहरा रहे हो जो फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने दी थी, सेम चीजेस आप तीसरे अटेम्प्ट में भी कर रहे हो। ठीक है, उस तीसरे अटेम्प्ट में वो सारी मिस्टेक्स, वो सारे चीजें आप कर रहे हो जो आपने पहले 2 अटेम्प्ट में की थी। तो इस केस में बच्चों आप फेलियर हो, बिल्कुल फेलियर हो। ठीक है, अब देखो दूसरा, अब देखो दूसरा, अब देखो दूसरा एग्जाम्पल। देखो फेलियर होता है, देखो एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, या तो क्या आएगा, हेड आता है, या तो क्या आता है, टेल आता है। ठीक है, या तो हेड आता है या तो टेल आता है। वैसे ही किसी भी चीज करने के पीछे सक्सेस होता है और फेलियर होता है, लेकिन इन सक्सेस और फेलियर के बीच में भी एक चीज होती है जिसे कहते हैं सीखना। ठीक है, सीखना, ठीक है, एक चीज होती है सीखना। आप जीतोगे, अच्छी बात है, आप हारोगे, लेकिन आप कुछ ना कुछ सीख के जाओगे। ये बीच में आता है, मिड पॉइंट पे आता है बच्चों ये। ठीक है, ये क्या आता है, मिड पॉइंट पे। अब देखो मैं एग्जांपल कैसे, मैंने अपना पहला अटेम्प्ट दिया, मेरे को सक्सेस नहीं मिली, मैं जीत नहीं पाया, कोई बात नहीं, फर्स्ट अटेम्प्ट पे नहीं मिला, कोई बात नहीं। सेकंड अटेम्प्ट जब मैंने दिया, मेरे दिमाग में सारी बातें थी कि मैंने जो फर्स्ट अटेम्प्ट में जो चीजें की, ठीक है, कैसे, मान लो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में कोई भी मिस्टेक्स की, ठीक है, कोई भी गलत डिसीजंस लिए, वो मैंने सेकंड अटेम्प्ट पे बिल्कुल भी नहीं करे, बिल्कुल भी नहीं करे। ठीक है, तो बिल्कुल यहां भी फिर तब भी मुझे क्या मिली, मेरा सेकंड अटेम्प्ट सक्सेसफुल नहीं रहा। जो मिस्टेक्स मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में की थी, वो सारी मिस्टेक्स मैंने सेकंड अटेम्प्ट में बिल्कुल नहीं करी। लेकिन अब सेकंड अटेम्प्ट में मैंने दिया, ठीक है, यूपीएससी का दे लो, ठीक है, मैंने दिया, ठीक है, फिर भी मेरे को सक्सेस नहीं मिली। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि अब आप कुछ चीज समझ में आने लगी। जिस चीज को आप कर रहे हो, क्या आपका उतना एफर्ट ठीक है, या उससे ज्यादा एफर्ट
आपको लगानी पड़ेगी या उससे ज़्यादा मेहनत आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, आपने अपना 100% दिया, फिर भी सेकंड वाले केस पर, सेकंड अटेम्प्ट पर आप कुछ कुछ मार्जिन से रह गए। इसका मतलब जिस चीज के पीछे आप भाग रहे हो, जिस चीज को आप कर रहे हो, वो 100% पर तो नहीं मिलने वाली, थोड़ा और एफर्ट मारना पड़ेगा। थर्ड अटेम्प्ट आपने दिया, इस बार आपका जो एफर्ट था वो 110% हुआ। सेम चीजें फर्स्ट केस पर, फर्स्ट वाली पे आपने वो मिस्टेक्स नहीं करी, सेकंड पे नहीं करी। सेकंड में आपको पता चल गया कि मेरे को और कितना एफर्ट लगाना पड़ेगा और कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। दोनों चीजें आपको मिल गई और इस बार आपको क्या मिली, सक्सेस मिल गई। तो इन 3 अटेम्प्ट में आपने क्या किया बच्चों, सीखा यार। लर्निंग फेज था कि नहीं था, लर्न की चीजें, लर्न की, लर्निंग फेज। आप फेलियर थोड़ी हो, लेकिन ये सोसाइटी ऐसी है कि आपको क्या कहेगी, अब फेल हो गए, कितनी बार और अटेम्प्ट दोगे, कितनी बार और अटेम्प्ट दोगे, मत दो। अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, अपना पैसा वेस्ट कर रहे हो, फैमिली का पैसा वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, उन सारे बातों को इग्नोर मारनी है, इग्नोर करना है। ठीक है, और अपना एफर्ट लगाते रहना है। ठीक है, आप लर्निंग फेज में हो, आपको पता है, आपको पता चल गया कि फर्स्ट अटेम्प्ट में जो है जो चीजें आपने सीखा है, आपने फर्स्ट से सीखा, वही तो है। फिर सेकंड में आपको पता चल गया, मिस्टेक्स, अपने मिस्टेक्स आपने कम करी सारी जो फर्स्ट में आप करते आ रहे थे। ठीक है, मिस्टेक्स कोई भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन सेकंड पे आपको पता चल गया कि मैंने अपना पूरा बेस्ट दिया था, 100% दिया था, फिर भी जिस चीज के पीछे मैं भाग रहा हूं वो इतने में तो नहीं मिलने वाली, मेरे को थोड़ा और एफर्ट बढ़ाना पड़ेगा। थर्ड में आपने क्या किया, एफर्ट भी बढ़ाया और अपने मिस्टेक्स भी नहीं दोहराई। इसे कहते हैं बच्चों सक्सेस आपको मिल गई। ठीक है, तो सक्सेस और फेलियर के बीच में बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो क्या होती है, लर्निंग की। ठीक है, सीखने की, सीखने की। ठीक है बच्चों, तो चलो वापस आ जाओ अपने टॉपिक पर। बच्चों हमने इस चैनल में जीमैन क्रैश कोर्स लॉन्च किया था, आज उसका डे 7 है। ठीक है, मैं यहाँ से आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। डे 1 में मैंने आपको क्या पढ़ाया था, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। डे 2 में काइनेमेटिक्स, डे 3 में स्केलर एंड वेक्टर्स, और डे 4 में क्या था बच्चों, लॉज ऑफ मोशन। डे 5 सर्कुलर मोशन, डे 6 वर्क, एनर्जी एंड पावर, और डे 7 आज का हमारा क्या, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी। मैंने इस चैप्टर को 2 टॉपिक में डिवाइड कर दिया, एक तरीके से कंसेप्ट कह सकते हो। ठीक है, इसके अंदर भी सब कंसेप्ट आपके आएंगे। ठीक है, तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी हम आज पढ़ेंगे डे 7 पर, और डे 8 में हम कल इसकी रोटेशनल मोशन के बारे में, रोटेशनल डायनेमिक्स के बारे में पूरी बात करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा कोई स्टूडेंट्स, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बेसिकली इस चैनल का मोटिव है क्या, हम आपको एकदम अफोर्डेबिलिटी में ऑनलाइन, जो ऑनलाइन क्लासेस आप लेते हो, ठीक है, वही अफोर्डेबिलिटी में हम ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, गवर्नमेंट कैसे कुछ होते हैं ना स्टूडेंट्स जो फीस पे नहीं कर पाते, ऐसे कोर्सेज के, निजी के, नीट के फीस पे नहीं कर पाते। ठीक है, तो हमने क्या किया, अफोर्डेबिलिटी दे रखी है आपको, अफोर्डेबिलिटी। ठीक है, अफोर्डेबिलिटी। ठीक है, हर कोई इसको ले सकता है, इस कोर्सेज को ले सकता है। ठीक है, मंथली हम कितना चार्ज लेंगे आपसे, 1000 रुपये बच्चों। मंथली कितना चार्ज लेंगे बच्चों, 1000 रुपये। ठीक है, इस तरीके से बच्चों। ठीक है, तो जो बच्चे पहली बार चैनल पर आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को, अपने फैमिली मेंबर्स को, ठीक है, इसको शेयर करो। ठीक है, ताकि जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं उनको भी इस चीज़ का फायदा हो सके। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको, लेक्चर को। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो आज का जो हमारा सब टॉपिक्स है या हमारी रिवीजन है डे की, वो हम क्या करेंगे, सेंटर ऑफ मास पढ़ेंगे बच्चों। सेंटर ऑफ मास मैंने बहुत ही आसान लैंग्वेज पर, ठीक है, मैंने इसकी 8 वीडियोस बनाई है मेरे प्यारे बच्चों। 8 वीडियोस मैंने इसकी बना रखी है वेदांतिक यूट्यूब चैनल पर ही मैंने इसकी 8 वीडियोस बना रखी है। आप जाओ और उस पर मैंने अच्छे सारी चीजें क्या कर रखी है बच्चों, डिराइव कर रखी है कि सेंटर ऑफ मास कितना शिफ्ट हो जाता है, हाफ डिस्क का, हाफ या होलो हेमिस्फीयर का कितना सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो जाता है। मैंने सारी चीजें क्या कर रखी है बच्चों, ड्राइव कर रखी है। ठीक है, तो आप उस प्लेलिस्ट को देखना, 10 मिनट्स की है,
10 मिनट ईच प्लेलिस्ट है बच्चों, 8 वीडियोस होंगे, 7-8 वीडियोस, ठीक है, 10 मिनट की ईच है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तो मैं आपको डेरिवेशन नहीं करा पाऊंगा, लेकिन अगर आपको ड्राइव देखना है, डेरिवेशन देखने की चीजें आती कैसे है, तो आप उस वीडियो को रिकमेंड कर सकते हो, मैंने अलग सी प्लेलिस्ट बना रखी है, ठीक है बच्चों। तो रिवीजन ऑफ द डे क्या है, सेंटर ऑफ मास, रिजिड बॉडीज के बारे में हम पढ़ेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में हम पढ़ेंगे कि इनर्शिया होता क्या है, थ्योरम्स पढ़ेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के थ्योरम पढ़ेंगे, ठीक है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया और सम ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स, कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका हम क्या देखेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बच्चों सबसे पहले बात आती है सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास होता क्या है, ठीक है, सेंटर ऑफ मास होता क्या है। देखो बेसिकली सेंटर ऑफ मास किसी बॉडी का वो पॉइंट होता है जहां पर सेंटर ऑफ मास, मेरी बात को ध्यान से सुनो, सेंटर ऑफ मास किसी बॉडी का वो पॉइंट होता है जहां पर उस बॉडी का पूरा मास कंसंट्रेटेड होता है। मतलब अगर बॉडी का मास मैं ढूंढना चाहूं, अगर मैं इस बॉडी का मास ढूंढना चाहूं तो मेरे को उसका सेंटर ऑफ मास मालूम पता होना चाहिए, ठीक है। अगर मेरे को पता है उसके सेंटर ऑफ मास की पोजीशन यहाँ पर है, ओरिजिन पर, ठीक है, तो बॉडी का सारा मास यहाँ कंसंट्रेटेड होगा। अब देखो इसका कमाल सेंटर ऑफ मास का बच्चों होता क्या है। अगर आपके पास बहुत सारे यहाँ पर क्या है, मासेस है, ठीक है, या बहुत सारे मान लो मासेस है, ठीक है। अब जब कभी भी अगर आपको इस पूरी बॉडी को क्या करना है, मोशन में लाना है, ठीक है, तो अगर आप इस छोटे मास पर फोर्स लगाओगे तो क्या बॉडी मोशन में आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। फिर अगर आपने यहाँ फोर्स लगाया कि बॉडी मोशन में आएगी, नहीं आएगी। तो बॉडी को क्या करना है, मोशन में लाना है, तो मैं सीधा किसी पर नहीं, उसके सेंटर ऑफ मास पर क्या लगाऊंगा, फोर्स लगाऊंगा। अगर सेंटर ऑफ मास पर फोर्स लगा तो बॉडी क्या कर जाएगी, मोशन में आ जाएगी, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, ये लिख रखिए इसकी डेफिनेशन, ठीक है। सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम, मतलब अगर आपके पास दो पार्टिकल सिस्टम है, देन आपसे पूछ रहा है कि सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा बॉडी का, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम का फॉर्मूला RCM इज इक्वल टू M1R1 प्लस का M2R2 डिवाइड बाई टोटल मास। जैसे कि मान लीजिए अब इधर देखो, आपके पास M1, आपके पास M2, दो मासेस है और आपको इनका ओरिजिन से डिस्टेंस पता है, R1 वेक्टर और R2 वेक्टर, ठीक है। ये देखो आपके पास दो मासेस है M1 M2, ओरिजिन से आपको उनकी पोजीशन पता है, R1 क्या वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर, इनकी पोजीशन शो कर रहा है। तो सेंटर ऑफ मास कहीं इन दो बॉडी के बीच पर आया होगा जिसकी पोजीशन क्या है, RCM, ठीक है। तो वही फॉर्मूला है कि RCM, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ टू बॉडी इज इक्वल्स टू क्या होता है, M1R1 प्लस का M2R2 डिवाइड बाय टोटल मास, डिवाइड बाय टोटल मास, ठीक है। अब देखो अगर दोनों मासेस आपके इक्वल है तो कहां पर आएगा RCM, अरे जाहिर सी बात है, दो मासेस इक्वल है तो इनका RCM कहां पर आएगा, बीच पर ही तो आएगा। कहां पर आएगा, बीच पर। तो R1 प्लस का R2 डिवाइड बाय 2, ठीक है। अब देखो इसका कमाल, RCM यह है डिस्क्रीट मासेस के लिए बच्चों, किसके लिए बच्चों, डिस्क्रीट मासेस के लिए। डिस्क्रीट मासेस का मतलब कि किसी बॉडी के पास अलग अलग क्या है मेरे प्यारे बच्चों, अलग अलग क्या है, मासेस है, अलग अलग क्या है, मासेस है, ठीक है। तो अब देखो अगर किसी बॉडी के पास n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है तो उसके पास मासेस कितने होंगे, mn, ठीक है। तो अब जो RCM निकलता है, ठीक है, वो कैसे निकलता है कि वो उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो उसका फॉर्मूला होता है RCM का, R वेक्टर CM का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, समेशन। समेशन मतलब जोड़ते रहो I इक्वल्स टू 1 से लेके n, MI RI यही होता है, ठीक है। और डिवाइड बाय क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, M कह सकते हैं इसको, जिसको कहते हैं टोटल मास, टोटल मास, ठीक है। तो इस तरीके से इसका फॉर्मूला आता है, ऊपर देखो, ठीक है, ये देखो,
ठीक है। तो ये किसकी वजह से होता है कि अगर एक सिस्टम के पास n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, ठीक है, उसकी वजह से RCM ऐसा निकलता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि कार्टेशियन कंपोनेंट ऑफ RCM के कार्टेशियन कंपोनेंट मतलब एक्स वाई एक्सिस के अलोंग RCM को लिखना है तो कैसे लिखेंगे, यही तो होता है कार्टेशियन कंपोनेंट, ठीक है। तो अगर आपको एक्स वाई और जेड के अलोंग लिखना है, ठीक है, तो बेसिकली होता क्या मेरे प्यारे बच्चों, इधर देखो, जो RCM होता है ये भी तो पोजीशन वेक्टर है, तो XCM पर कुछ ना कुछ पोजीशन आई होगी, i कैप प्लस YCM पर j कैप प्लस का ZCM पर क्या आई होगी, k कैप, ठीक है। तो ये देखो, अब x एक्सिस के अलोंग कितना डिस्टेंस वो चला उसका सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा, x एक्सिस के अलोंग जितना डिस्टेंस वो चलेगा, ठीक है। तो यह XCM का y एक्सिस के लॉन्ग कितना चलेगा, वो y एक्सिस का डिस्टेंस होगा, और z एक्सिस के लॉन्ग कितना चलेगा, वो z एक्सिस का डिस्टेंस होगा। कुछ नहीं करना, x एक्सिस के लॉन्ग अगर आपको सेंटर ऑफ मास चाहिए तो MIXI डिवाइड बाय टोटल मास, y के लॉन्ग चाहिए तो क्या आएगा MIYI, और z के लॉन्ग चाहिए तो MIZI डिवाइड बाय टोटल मास। यही होता है बच्चों कार्टेशियन कंपोनेंट, ठीक है। तो चीजें छोटी छोटी है वो ध्यान पे रखनी है, ठीक है। यहां से हम रोटेशनल मैकेनिक्स स्टार्ट हो जाती है। सेंटर ऑफ मास का मोशन देख लेते हैं कि किस तरीके से सेंटर ऑफ मास मूव करता है, ठीक है। तो बेसिकली सेंटर ऑफ मास की हमें पोजीशन मालूम है, अरे जिस चीज की पोजीशन हमें मालूम होती है उस चीज की हम वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। तो वो वेलोसिटी जिससे सेंटर ऑफ मास मूव करता है वो वेलोसिटी किसके इक्वल आएगी, ये रही वेलोसिटी, ये तो रही वेलोसिटी। अरे वेक्टर्स dr बाय dt इसी को क्या हो जाता है वेलोसिटी, यही तो होता है dr बाय dt इसी को क्या वेलोसिटी। तो वही केस हमने यहाँ पर लगाना है, इस RCM को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम के रिस्पेक्ट पर हम क्या जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये dr बाय dt क्या दे देगा आपको v1 वेलोसिटी ऑफ मास 1 पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ v2 मास 2 की वेलोसिटी। इसी तरीके से ये क्या दे देगा आपको nth मास की वेलोसिटी की nth मास किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब आप देखोगे फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ आपको r की जगह क्या डालना है v डालना है बस। अगर आपसे पोजीशन का फॉर्मूला पूछा RCM का तो m1 r1 डिवाइड बाय टोटल मास, वेलोसिटी पूछी है तो m1 v1 डिवाइड बाय टोटल मास। सेम चीज, जिस चीज की वेलोसिटी होती है उस चीज का एक्सेलरेशन भी हम निकाल सकते हैं। फिर वेक्टर a इज इक्वल टू क्या dv बाय dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी तो एक्सेलरेशन होता है। तो अगर मैं इसका सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन ऑफ RCM निकालना चाहूँ, ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ निकालना चाहूँ, ठीक है, तो क्या आएगा एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का, उस v की जगह हमने क्या डाल दिया a डाल दिया, बस एज इट इज। चाहे आप पोजीशन निकालना चाह रहे हो तो m1 v1 m1 r1 डिवाइड बाय टोटल मास, स्पीड निकालना चाह रहे हो तो m1 v1 डिवाइड बाय टोटल मास, और एक्सेलरेशन निकालना चाह रहे हो तो m1 a1 डिवाइड बाय टोटल मास, ठीक है। अच्छा, जिस चीज का एक्सेलरेशन होता है, जिस चीज के पास एक्सेलरेशन है और मास है, तो क्या उस चीज के पास फोर्स नहीं होगा? अरे बिल्कुल होगा, फोर्स भी होगा। तो ये रहा फोर्स का फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता था, m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, मास कांस्टेंट बाहर निकाला, अब dt vcm लिख दिया इसको, एक्सेलरेशन को ऐसे से लिखते हैं भाई dt vcm। अगर आपकी, अब देखो इसको क्या लिखा, अगर एक्सटर्नल फोर्स बॉडी का जीरो है, मतलब आप सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा ही नहीं रहे हो, ठीक है, तब उस केस में क्या होता है कि बॉडी की जो वेलोसिटी होती है, सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी होती है, मतलब उस बॉडी का सेंटर ऑफ मास किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है वो कांस्टेंट आ जाएगी बच्चों, ठीक है। वो क्या आ जाएगी, कांस्टेंट आ जाएगी,
ठीक है, तो ये नोट करो इस चीज को कि सेंटर ऑफ मास ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ एंड मोमेंटम रिमेन कंजर्व। क्या लिखा है इसका मतलब कि इसका मतलब है कि अगर कोई सिस्टम आइसोलेटेड है, उस पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा बाहर से, एक्सटर्नल मतलब क्या होता है, बाहर से कोई भी फोर्स नहीं लग रहा, तो वो क्या करता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है। किससे करता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है स्ट्रेट लाइन पर, स्ट्रेट लाइन पर। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये इंपॉर्टेंट है जी, इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो मैं, ठीक है, इसको नोट कर लो। तो इफ सम मासेस और एरिया इज रिमूव फ्रॉम अ रिजिड बॉडी, मैं किसी बॉडी से कुछ मास या एरिया क्या करता हूं मेरे प्यारे बच्चों, रिमूव करता हूं, हटाता हूं, तो जो पोजीशन होती है सेंटर ऑफ मास की, ठीक है, वो उसका फॉर्मूला ये है। जो पोजीशन होती है सेंटर ऑफ मास की, मान लो अगर ये स्फीयर है, इस स्फीयर से मैंने ये पार्ट हटा दिया, ये पार्ट मैंने क्या कर दिया, हटा दिया, तब पूछ रहा है इसका सेंटर ऑफ मास की पोजीशन बताओ। तो उस सेंटर ऑफ मास की पोजीशन कैसे आती है, m1 r1 माइनस के m2 r2 डिवाइड बाई m1 माइनस के m2। यहाँ पर माइनस का साइन आता है, माइनस का साइन यही इंडिकेट करता है कि कुछ ना कुछ बॉडी से, सिस्टम से मास कम हुआ है। तो यहाँ देखो टोटल मास क्या है, घट गया, डिक्रीज हो गया ना। तो यही तो होता है कि आप इस प्लेट से ये छोटी सी प्लेट हटाते हो तो इसका जो मास बचता है वो कम हो गया ना, ओरिजिनल से कम हो गया। तो यही होता है मेरे प्यारे बच्चों इसका फॉर्मूला। ठीक है, नेक्स्ट देखोगे आप मोमेंटम कंजर्वेशन। मोमेंटम कंजर्वेशन क्या कहता था, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। ठीक है, तो वही है कि मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व रहता है। मोमेंटम क्या रहता है मेरे प्यारे बच्चों, कंजर्व रहता है। तो अब देखो कि मैंने एक सिस्टम कंसीडर किया है जिसमें बहुत सारे डिस्क्रीट मासेस है, डिस्क्रीट मासेस m1 m2 और mn तक है, जिनकी वेलोसिटी ये है। ठीक है, अब इस सिस्टम का टोटल लीनियर मोमेंटम क्या है, सिस्टम का, उसको हमने ऐसे लिख रखा है कि टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम हमने इस तरीके से शो कर रखा है। ठीक है, m1 v1 प्लस का, m2 v2 प्लस का, डॉट 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 सो ऑन mn vn। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी हमें पता है, ये रही सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। m क्या है, कैपिटल M क्या है, टोटल मास, सिस्टम का टोटल मास। तो मोमेंटम क्या होगा, टोटल। तो टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टोटल मास ऑफ द सिस्टम। सिस्टम का कितना टोटल मास है और किसका प्रोडक्ट होगा, वेलोसिटी ऑफ इट्स सेंटर ऑफ मास। तो उसका सेंटर ऑफ मास, बॉडी का सेंटर ऑफ मास किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, अच्छा अगेन देखोगे जब आप इसका क्या लेते हो, टाइम के साथ चेंज लेते हो, डिफरेंशिएट करते हो उसको, तो dp बाई dt देखते हो कि मोमेंटम टाइम के साथ कैसे चेंज कर रहा है। तो मास बाहर dv बाई dt ma, और ये किसके इक्वल आ गया, एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल आ गया। ठीक है, अब अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, मतलब एक्सटर्नल फोर्स लग ही नहीं रहा, तो उस बॉडी का मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व रहता है। मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व रहता है। इसको देखो कंजर्व वाली ये चीज आप लगाते कैसे हो, ये एक बॉडी थी, घूम रही थी, ठीक है, एक बॉडी थी, चल रही है, रोल कर रही है इस तरीके से, सेकंड कैसे यहाँ पर पहुंची, रोल करते करते, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा सिस्टम पर। ठीक है, जितना मोमेंटम यहाँ होगा लीनियर, उतना ही मोमेंटम यहाँ होगा। जब सिस्टम पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता, तो बॉडी का लीनियर मोमेंटम क्या होता है, ऑलवेज कंजर्व। हमेशा क्या रहता है मेरे प्यारे बच्चों, लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है। तो जितना मोमेंटम यहाँ पर क्रिएट किया होगा बॉडी ने, उतना ही मोमेंटम उसका यहाँ पर होगा। दिस इज एप्लीकेशन, ऐसे लगाते हैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। ठीक है, तो इफ एक्सटर्नल फोर्स ऑफ ए सिस्टम इज जीरो, सिस्टम का एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, तो मोमेंटम क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इसका मतलब एंगुलर लीनियर मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व होता है। रिजिड बॉडीज क्या होती है भाई, रिजिड बॉडीज वो बॉडीज जिन पे आप फोर्स लगाते हो और फोर्स लगाने के बाद उनके वॉल्यूम या उनकी शेप में
कोई भी चेंज नहीं आया, उन्हें कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों रिजिड बॉडीज। जैसे एक बॉडी है, मैंने लगाया फोर्स अप्लाइड, ठीक है, इस फोर्स को जब मैंने अप्लाई किया इस बॉडी पर, इस बॉडी की वॉल्यूम और इस बॉडी की शेप पर कोई भी चेंज नहीं आया, डिफॉर्मेशन नहीं हुई, तो इसे मैं कहता हूं रिजिड बॉडी, ठीक है, रिजिड बॉडी। जैसे कि वॉल, ये दीवार है ना, दीवार इसके पीछे, तो उस दीवार में जब आप घूसा मारोगे, आपने फोर्स मारा, क्या बॉल दीवार पिचक गई? नहीं पिचकी, आपके हाथ में दर्द हो गया, आपका हाथ पिचक गया भले ही, लेकिन दीवार नहीं पिचकी, तो ठीक है, इसे कहते हैं रिजिड बॉडी, ठीक है। अब जो कोई भी रिजिड बॉडी है उसके अलोंग आप सेंटर ऑफ मास लिखना, उसकी पोजीशन लिखना चाह रहे हो कि सेंटर ऑफ मास कहाँ मिलेगा बॉडी का, ठीक है, इसे कहते हैं ना, इसको क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस मास सिस्टम, कंटिन्यूअस मास सिस्टम, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये मैंने आपको बताया था, ठीक है, जब मैंने आपको सेंटर ऑफ मास पढ़ाया था, ठीक है, प्लेलिस्ट है उसकी, आप देख सकते हो यूट्यूब में, ठीक है, वेदांतिक चैनल है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था जब कभी भी आपके पास कंटिन्यूअस सिस्टम आएगा, कंटिन्यूअस सिस्टम का मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसमेम यूनिफॉर्म, कंटिन्यूअस यूनिफॉर्म मास फैला हुआ है, सिस्टम के पास क्या, यूनिफॉर्म मास, इसका यूनिफॉर्म मास क्या है, कैपिटल एम। तब अगर आप सेंटर ऑफ मास की पोजीशन पता लगाना चाह रहे हो तो उसको कैसे लिखते हैं, उसको क्या बताया था मैंने बोला था कि आप एक छोटा सा डीएम क्या ले लोगे मेरे प्यारे बच्चों, एक एरिया एलिमेंट ले लोगे या मास एलिमेंट ले लोगे, ये डीएम क्या होगा, मास एलिमेंट, ठीक है। अब इसका आरसीएम अगर मेरे को लिखना है तो मैं इसका आरसीएम कैसे लिख सकता हूं कि इंटीग्रेट करूंगा, कितना डिस्टेंस पर है ये, एक्स, आर की बात कर रहे हैं ना, तो आर लिखेंगे यहाँ आर, ठीक है, मास क्या है, डीएम डिवाइड बाय, इंटीग्रेट कर दो डीएम को, यही तो मैंने बताया था, ठीक है, छोटे छोटे मासेस को, ठीक है, छोटा मास उठाया, आर क्या है, उस छोटे मास की ओरिजिन से पोजीशन कितनी आई है, उस छोटे मास की ओरिजिन से दूरी कितनी है, ये है आर, उस छोटे मास की मास छोटा, डिवाइड बाय क्या करते थे, टोटल मास, तो इंटीग्रेट करूंगा अगर इसमें छोटे छोटे मासेस को, तो मुझे इस पूरी बॉडी का मास नहीं मिल जाएगा, मिल जाएगा, तो वही तो लिखा है एम, बाकी क्या लिखा है एक्स। मैं आर सी एम की बात कर रहा हूँ, आर सी एम में क्या आता है, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट तीनों आ जाते हैं। ये क्या लिखा है, एक्स सी एम की बात कर रहा है कि एक्स सेंटर ऑफ मास की एक्स पोजीशन बताओ, ठीक है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग, तब आपको यहाँ लेना x, बाकी एज इट इज dm, वाई सी एम बताओ तो 1/m वाई dm, और जेड सी एम बताओ तो z dm। इसको चेंज करना है r को, अगर आप पूरी पोजीशन मांग रहे हो, खाली x एक्सिस की पोजीशन मांग रहे हो तो x, खाली y एक्सिस की पोजीशन मांग रहे हो तो y, और खाली z एक्सिस की पोजीशन मांग रहे हो तो z यहाँ पर लिखना है, ठीक है। आ गया, चलो आगे। सम रिजिड बॉडीज आपको दे रखी है, ठीक है, ये कुछ रिजिड बॉडीज है और इनका सेंटर ऑफ मास की पोजीशन हमें निकालनी है। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ ए यूनिफॉर्म, अब देखो जब कोई भी चीज क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, यूनिफॉर्म है, ये देखो सिमेट्रिक आ जाती है, जब कभी भी सिमेट्री आएगी तो उस बॉडी का सेंटर ऑफ मास हमेशा उसके ओरिजिन पर लाई करता है, उसके सेंटर पर लाई करता है। जैसे कि यह क्या है, रॉड यूनिफॉर्म मास की है, ठीक है, इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा उस रॉड के बीच पर होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर मैं यहाँ इस बीच से रॉड को काटना चाहूं तो इधर भी उतना ही मास और इधर भी उतना ही मास, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, बीच में। सेंटर ऑफ मास भाई यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर स्क्वायर सर्कल प्लेट एट इट्स सेंटर। मैंने बोला जहां कहीं भी सिमेट्री आएगी वहां पर उसका सेंटर ऑफ मास हमेशा उसके सेंटर पर कोइंसाइड कर जाएगा। जैसे कि इधर देखो, जैसे कि इधर देखो, हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। ये तो हाफ, ये फुल बॉडी इसकी थी। अगर मैं इन बॉडी को बीच में से काट दूं, बीच में से क्या कर दूं, काट दूं, तब इनका सेंटर ऑफ मास कितना शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पर चीज ले रखी है, सेंटर ऑफ मास ऑफ ए यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर रिंग।
रिंग का सेंटर ऑफ मास पूछता तो उसके सेंटर ऑफ पर ही कोइंसाइड करता, लेकिन ये क्या है, हाफ सेमी सर्कुलर रिंग, हाफ सेमी सर्कुलर रिंग। ठीक है, इसका सेंटर ऑफ मास देखो एक्स एक्सिस के अलोंग तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता भाई, सिमेट्री है ना, एक्स एक्सिस के अलोंग कैसे आ सकता है बच्चों, रिंग ये होती है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ मास फैला होता है और इधर से काट दिया तो एक्स एक्सिस के अलोंग कहाँ पर आ सकता है सेंटर ऑफ मास, बिल्कुल नहीं आ सकता बाय सिमेट्री। ठीक है, तो जो भी हाफ कटी हुई चीजें होती है, ठीक है, उनका सेंटर ऑफ मास हमेशा वाई एक्सिस के अलोंग लाई करता है। इसका भी वाई एक्सिस के अलोंग क्या करेगा मेरे प्यारे बच्चों, सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। और कितना लाई करेगा देखो जरा इसको, इसका सेंटर ऑफ मास कितना लाई करेगा। ठीक है, अब देखो सेंटर ऑफ मास कितना डिस्टेंस पे आता है, ओरिजिन से कुछ डिस्टेंस पर आर दूर, मतलब वाई डिस्टेंस पर इसका सेंटर ऑफ मास की पोजीशन आती है, वो कितनी आती है, 2r डिवाइड बाय पाई, 2r डिवाइड बाय पाई। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने सेंटर ऑफ मास, इसकी पूरी डेरिवेशन मैंने करवा रखी है। ठीक है, सेंटर ऑफ मास की प्लेलिस्ट है, आप उसको देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है कि सेंटर ऑफ मास है यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर डिस्क, ये है आधी डिस्क। इस आधी डिस्क का सेंटर ऑफ मास बता दो, वो भी y के अलोंग ही आएगा, y के अलोंग ही आएगा। और कितना आएगा, YCOM इज इक्वल टू कितना आएगा, 4r डिवाइड बाय 3 पाई, 4r डिवाइड बाय 3 पाई, 4r डिवाइड बाय 3 पाई फ्रॉम द सेंटर ऑफ द एक्सिस। इस एक्सिस से अगर आप 4r डिवाइड बाय 3 पाई डिस्टेंस पर चलोगे तो आपको बॉडी का क्या मिल जाएगा, सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, हेमिस्फेरिकल सेल, हेमिस्फेरिकल सेल, आधा स्फेरिकल सेल का, ठीक है, आधा स्फेरिकल सेल का सेंटर ऑफ मास कितने डिस्टेंस पर मिलेगा, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर मिलेगा आपको, r/2 पर मिलेगा। इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर मिलेगा आपको, YCOM, वो मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों r/2 डिस्टेंस पर। ठीक है, r/2 ओरिजिन से y एक्सिस पर r/2 डिस्टेंस चलता हूं तो मुझे इसका सेंटर ऑफ मास मिल जाता है। कैसे, सेंटर ऑफ मास ऑफ ए हेमिस्फेरिकल सेल, हेमिस्फेरिकल सेल, तो सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सॉलिड हेमिस्फीयर, इसे कहते हैं होलो हेमिस्फीयर भी कह सकते हो उसको, होलो। ठीक है, होलो हेमिस्फीयर, होलो खाली है। अब वो वही हेमिस्फीयर सॉलिड है तब उसका सेंटर ऑफ मास कितना शिफ्ट हो जाता है, वाई एक्सिस के अलोंग, तो ये कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये आएगा YCOM इज इक्वल टू कितना आएगा, 3r डिवाइड बाई 8, 3r डिवाइड बाई 8। ठीक है, 3r डिवाइड बाई 8। ठीक है, अच्छा जी, और देखो बस। ठीक है, तो जितने मैंने आपको ये रिजिड बॉडीज बताई है, इनका सेंटर ऑफ मास की पोजीशन याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप वहां एग्जाम पर डायरेक्ट पूछा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, और बच्चों को इसको ड्राइव करना आता है क्योंकि डेरिवेशन में इसकी जल्दी हो जाती है, लेकिन जितना चीजें आप याद रखोगे उतना आपका टाइम बचेगा। तो बच्चे ड्राइव करने पर लग जाते हैं, उसी में टाइम आपका चला जाएगा। ठीक है, दो चीजें ध्यान में रखनी है कि अगर सेमी सर्कुलर डिस्क दे दिया तो आपको पता होना चाहिए, आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए उस सेमी सर्कुलर डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहां पर मिलता है। y इज इक्वल्स टू 4r डिवाइड बाई 3 पाई पर आपको सेंटर ऑफ मास मिल जाता है। आगे देखो बच्चों, आगे देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या होता है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बच्चों इनर्शिया तो हमने लीनियर मोशन में पढ़ा था कि इनर्शिया क्या होता है, किसी बॉडी की, किसी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी होती है कि बॉडी क्या करती है, अपनी पोजीशन को चेंज होने का क्या करती है बच्चों, अपोज करती है। ठीक है, मतलब अगर वो रेस्ट पर है तो वो बॉडी चाहती है कि मैं रेस्ट पर ही रहूं, मुझ पे मोशन ना आए। जब तक कभी भी सिस्टम पर या बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा, बॉडी अपनी स्टेट
कभी भी खुद अपने आप चेंज नहीं कर सकती। इसे कहते हैं बच्चों इनर्शिया। जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा इनर्शिया, जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा इनर्शिया। ये तो आपका किसमें था मेरे प्यारे बच्चों, ये था आपका लीनियर मोशन पे। अब यहाँ जो चीजें है ना वो डायनेमिक्स है, ठीक है। यहाँ जो चीजें है ना रोटेशन है, यहाँ जो चीजें हैं वो घूमती है, ठीक है। क्या करती है, घूमती है। और जब कभी भी कोई चीज घूमती है तो उसके आगे हम क्या लगाते हैं, मूवमेंट, मोमेंट लगाते हैं। क्या लगाते हैं, मोमेंट। तो अगर लीनियर मोशन पर, या लीनियर मोशन का दूसरा नाम ट्रांसलेशनल मोशन, ठीक है। ट्रांसलेशनल मोशन पर जब कभी जो भी चीज आप पढ़ोगे वही चीज आप रोटेशनल मोशन पर भी पढ़ोगे। फर्क क्या आता है, आगे हम क्या लगाते हैं, मोमेंट लगाते हैं, मोमेंट लगाते हैं और थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज हो जाता है, बस थोड़ा सा, ठीक है। जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम भी पढ़ेंगे, एंगुलर मोमेंटम पढ़ेंगे, ठीक है। और मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स पढ़ेंगे तो उसका नया नाम टॉर्क। इस तरीके से चीजें चलती है, ठीक है। अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है रोटेशनल डायनेमिक्स में। तो रोटेशनल डायनेमिक्स में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब है कि किसी बॉडी को कितना रोटेट कर पाना कितना आसान है, ठीक है। अब देखो कमाल, अब देखो कमाल, अगर आपके पास कोई बॉडी है और आप उसको घुमाना चाह रहे हो, उसको क्या करना चाह रहे हो, घुमाना चाह रहे हो किसी एक्सिस के अलोंग, किसी एक्सिस के अलोंग आप क्या करना चाह रहे हो, उसको रोटेट करना चाह रहे हो, घुमाना चाह रहे हो, ठीक है। तो आपको कितना ज्यादा फोर्स लगाना, टॉर्क लगाना पड़ेगा, कितना ज्यादा टॉर्क लगाना पड़ेगा बॉडी पर ताकि वो रोटेट कर जाए, ठीक है। अब देखो अगर मेरे पास रिंग है और मेरे पास क्या है, डिस्क है, तो किसे घुमाना ज्यादा आसान होगा। जिसने फिजिक्स नहीं पढ़ी वो बोलेगा रिंग को घुमाना ज्यादा आसान होगा, कि रिंग ली और उसको घुमाना ज्यादा आसान होगा एक्सिस से, जो कि बिल्कुल गलत है। और जिसने फिजिक्स पढ़ी वो बोलेगा डिस्क को घुमाना ज्यादा आसान होगा, क्योंकि रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है वो क्या आता है, mr², और डिस्क का जो आता है वो क्या आता है, mr²/2। किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है। अरे जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है उसे घुमाना ज्यादा आसान होगा, ठीक है। जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है उस पर आपको फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा, इसका मतलब उसे घुमाना उतना मुश्किल है। जितने फोर्स पर डिस्क घूम गया उतने फोर्स पर रिंग नहीं घूम पाएगा। दिक्कत यही है बच्चों, इसे कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसे कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। अब पढ़ो स्टेटमेंट जल्दी से, क्या लिखा है, लिखा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रोटेटिंग बॉडी इज द प्रॉपर्टी टू अपोज एनी चेंज इन ए स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म रोटेशन। क्या करता है, अपनी चेंज पर होने का अपोज करता है, जैसे आपका लीनियर इनर्शिया करता था, ठीक है। इनर्शिया का फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों, इनर्शिया को लिखते हैं I = I से, कैपिटल I से इसको डिनोट करते हैं, I = क्या लिखते हैं, मास और r², ठीक है, mr²। अब ध्यान दो इस चीज को कि यहाँ पर जो r होता है, यहाँ पर जो r होता है वो हमेशा एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। एक्सिस से क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है हमेशा। जैसे कि अगर ये आपके पास बॉडी है और ये एक्सिस है, बॉडी का ओ एक्सिस ये है, ठीक है। इस तरीके से इस एक्सिस के अलोंग मैं क्या लिखना चाहता हूं, इस एक्सिस के अलोंग मैं क्या लिखना चाह रहा हूं, इस एक्सिस के अलोंग मैं क्या लिखना चाह रहा हूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना चाह रहा हूं। बॉडी का क्या लिखना चाह रहा हूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो r इज ऑलवेज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, ठीक है। जिस एक्सिस से आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हो उस एक्सिस से उस मास की या उस बॉडी की r दूरी हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, या r हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। ध्यान में रखो ये चीजें, ये छोटी छोटी चीजें ना बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब अगर आपके पास ये तो डिस्क्रीट मासेस के लिए था,
जो ऊपर वाला आपने देखा ना, ये डिस्क्रीट मासेस के लिए था, ठीक है। मासेस अलग अलग है, फैले हुए हैं, M1 M2 M3 और Mn, ठीक है। समेशन लगा के आप इसको कर सकते हो। फॉर अ रिजिड बॉडी के लिए, किसके लिए? रिजिड बॉडी के लिए या फिर कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फॉर्मूला चेंज हो जाता है। फॉर्मूला क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। I इज इक्वल टू क्या आता है? इंटीग्रेट कर दो, dm छोटा सा मास और r स्क्वायर छोटी सी बड़ी सी परपेंडिकुलर दूरी। ये रहा। I इज इक्वल टू इंटीग्रेट कर दो dm r स्क्वायर, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? साई यूनिट क्या होती है? केजी मीटर स्क्वायर। मास को किस में नापते हैं? केजी पर, ठीक है। और लेंथ को किस पे नापते हैं? ये आर मीटर पर, तो उसके स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर। इट इज नाइदर अ स्केलर नॉर अ वेक्टर, इट इज अ टेंसर, टेंसर, ठीक है। ये ना ही स्केलर, ये स्केलर क्वांटिटी भी नहीं है, ये वेक्टर क्वांटिटी भी नहीं है, ये टेंसर है। सर टेंसर क्या होता है? टेंसर क्वांटिटी क्या होती है बच्चों? बच्चों टेंसर क्वांटिटी का मतलब ये है कि इसके पास डायरेक्शन तो है, इसके पास डायरेक्शन तो है, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि ये स्केलर के प्रॉपर्टीज शो करता है और वेक्टर्स की प्रॉपर्टीज भी शो करता है, ठीक है। वेक्टर की कौन सी प्रॉपर्टीज शो करता है? वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को ये शो नहीं कर पाता, बस वेक्टर के कौन सी प्रॉपर्टी को ये शो नहीं कर पाता? वेक्टर की लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन होता है ना, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, लॉ ऑफ एडिशन को ये फॉलो नहीं कर पाता, तो हम इसलिए इसको ना ही स्केलर कहते हैं और ना ही वेक्टर कहते हैं, ठीक है। ना ही इसको स्केलर कहते हैं, ना ही इसको वेक्टर कहते हैं, तो हम इसको कहते हैं क्या है? टेंसर कहते हैं, टेंसर, टेंसर क्वांटिटी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है? रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है? देखो ये देखो, इस एक्सिस है, ठीक है। इधर देखो ध्यान से, अगर आपके पास एक बॉडी है, आपके पास एक बॉडी है, ठीक है, एक सिस्टम है, ठीक है। उस बॉडी में बहुत सारे मासेस है, डिस्क्रीट मासेस। अगर मैंने एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी चला उस बॉडी से या उस बॉडी के एक्सिस से, मैं डी डिस्टेंस आगे गया, डी डिस्टेंस कैसा है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस आगे गया, ठीक है। और मैंने एक एक्सिस फाइंड करी और उस एक्सिस पर या उस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर मैंने इस बॉडी का टोटल मास रख दिया, टोटल मास रख दिया, तो इस केस पर जो बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, इस केस पर वो सेम होगा अगर बॉडी यहाँ पर रखी होती उस मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। अगर बॉडी मैंने यहाँ पर रखी है तो यहाँ पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया वो सेम होगा इसके। इसे कहते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन, इसे कहते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है। रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला I इज इक्वल टू एम के स्क्वायर, I इज इक्वल टू एम के स्क्वायर, ठीक है। I इज इक्वल टू क्या होता है? एम के स्क्वायर, और के क्या है? आपका रेडियस ऑफ गायरेशन। के क्या है? रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है, रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है। इस तरीके से के इज इक्वल टू अंडर रूट आई डिवाइड बाई एम, ठीक है। अच्छा, ये इसका फॉर्मूला होता है, इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हो। तो बेसिकली रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ गिवन बॉडी अबाउट अ गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन इज द नॉर्मल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द एक्सिस। एक्सिस से नॉर्मल डिस्टेंस कितना होगा? जहां मैं बॉडी का सारा मास रख दूं तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? एग्जैक्टली द सेम एज इट इज, it has with actual distribution of mass, thus radius of gyration is equals to k is equals to under root I divided by m। मतलब कि इस बॉडी से, अगर मैंने यहाँ पर एक बॉडी और एक्सिस है, इस बॉडी से मैं कितना नॉर्मल डिस्टेंस चलूं कि मैं वहां पर एक एक्सिस फाइंड करूं और वहां पर उस बॉडी का सारा मास वहां पर रख दूं, तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा बॉडी का सेकंड केस पर वो इक्वल होगा फर्स्ट केस पर। तो वो डिस्टेंस कितनी होगी? वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही क्या होती है? रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है। अच्छा जी, अब एसआई यूनिट देखो रेडियस ऑफ गायरेशन की क्या आती है? मीटर। मीटर कैसे आती है? ऊपर से ऊपर काटोगे तो मीटर आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से।
रेडियस ऑफ गायरेशन किस चीजों पर डिपेंड करता है? ये करता है उसकी शेप पर, साइज पर, बॉडी का साइज क्या है, बॉडी की पोजीशन क्या है, बॉडी की कन्फिग्रेशन क्या है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, और मास कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है बॉडी पर। ठीक है, कि मास किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है, दोनों थ्योरम वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये दो थ्योरम है, ये दो थ्योरम से आपकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर। अब देखो कि अगर आपको ठीक है, अगर आपको सबसे पहले क्या, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहती है कि दो एक्सिस जो आपस में क्या है, पैरेलल है, और एक एक्सिस बॉडी के सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है। ठीक है, और दूसरा एक्सिस बॉडी के सेंटर ऑफ मास से d डिस्टेंस पर दूर है। d कैसा डिस्टेंस होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्यों? क्योंकि दो लाइन के बीच पर जो भी डिस्टेंस होता है वो परपेंडिकुलर ही होता है। ठीक है, तो ये थ्योरम कहती है कि अगर आप यहां पर ये a और b, ठीक है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना चाह रहे हो तो ए बी, मैं लिखना चाह रहा हूं ए बी के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, तो आप लिख सकते हो क्या कि इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास के अलोंग कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो सेंटर ऑफ मास के अलोंग कितना है, mr² प्लस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका डिस्टेंस कितना है, मास, और कितनी दूरी पर है, d²। ठीक है, तो यही होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, ये देखो I = ICM प्लस का md²। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन एक्सिस which is parallel to axis of which is parallel to the axis which is passing through the center of mass of second another body। ठीक है, ये देखो I = ICM प्लस का md²। इस एक्सिस के अलोंग एक बॉडी है, उस बॉडी का सेंटर ऑफ मास या एक एक्सिस है, वो बॉडी के सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है दूसरी एक्सिस। ये देखो इस तरीके से समझो इसको, ये बॉडी है, बॉडी का सेंटर ऑफ मास से एक एक्सिस पास कर रही है, उस एक्सिस के पैरेलल एक दूसरी एक्सिस है। ठीक है, ये रही, इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, d। ठीक है, बॉडी का मास क्या है, कैपिटल M, और बॉडी का सेंटर ऑफ, अब पूछ रहा है कि इस एक्सिस के अलोंग इस बॉडी का, इस एक्सिस का क्या बताओ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा किसके इक्वल, कि उस जो पहले बॉडी थी उसके सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस पास कर रहा था उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, प्लस उन दोनों बीच, प्लस मास इनटू उन दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर, उन दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर। यही है बच्चों पैरेलल एक्सिस थ्योरम। आगे थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या कहती है मेरे प्यारे बच्चों, ये थ्योरम खाली प्लैनर बॉडी पर नहीं लगती है, प्लैनर बॉडी पर ही एप्लीकेबल है। लिख लो इसको 2D, मतलब एक ऐसी बॉडी जो 2 डायमेंशनल पर रखी हुई है, खाली आप उसी पर ही इस थ्योरम को लगा सकते हो। जो पिछली वाली थ्योरम थी पैरेलल एक्सिस, उसको आप 3D 2D 1D किसी पर भी लगा सकते हो, लेकिन जो थ्योरम है परपेंडिकुलर एक्सिस वो खाली 2D बॉडी पर ही लगती है। ऐसी बॉडीज जो प्लेन पर लाई करती है या लेमिना पर लाई करती है, उन्हीं पर ये थ्योरम लगती है। ठीक है, थ्योरम कहते क्या है, थ्योरम कहती है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट x और y प्लेन पर रखा हुआ है, ये y मान लेते हैं इधर, चलो इरेज करता हूं। ठीक है, ठीक है, ये y हो गया, ये z। अगर आपका या आपके बॉडी XY प्लेन पर रखी है तो उसका वो एक्सिस जो क्या है, नॉर्मल है, जो क्या है, नॉर्मल है। उन दो एक्सिस का, जिस एक्सिस पर रखी है, जिस प्लेन पर रखी है, उस प्लेन के नॉर्मल जो एक्सिस है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसके अलोंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो IZ होगा। वो IZ किसके इक्वल होगा, जिस प्लेन पर बॉडी लाई कर रही है, उन दोनों
एक्सिस के अलोंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया उसके सम के इक्वल होगा, ठीक है। द सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ प्लेन लैमिनर बॉडी अबाउट टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। अब केस है कि तो ये एक्स और ये वाई और ये जेड, ये तीनों एक्सिस क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर होने चाहिए, और ये तीनों एक्सिस आपस में कहीं ना कहीं मिलने चाहिए, इंटरसेक्शन इन पॉइंट का होना चाहिए जो यहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओरिजिन पर, टू द प्लेनर लेवल, ठीक है। ये देखो इसकी कंडीशन, ठीक है। तो इफ आई एक्स एंड आई बी, एक्स अलोंग के एक्स एक्सिस के अलोंग लिखा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई एक्स वाई एक्सिस के अलोंग लिखा आई वाई, ठीक है। अब जो इन दोनों का सम आएगा वो इस बॉडी के प्लेन के बाहर एक एक्सिस होगा जो इन दो बॉडी का क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। दूसरी बात कि इंटरसेक्ट भी कर रहा होगा, ठीक है। अब इस आई जेड के अलोंग में मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना चाह रहा हूं तो वो क्या आएगा, आई एक्स प्लस का आई वाई। बिल्कुल आसान से थ्योरम है ये, सबसे आसान थ्योरम। आगे ये कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जैसे आपने सेंटर ऑफ मास पढ़ा था कि कुछ रिजिड बॉडीज के सेंटर ऑफ मास, वैसे रिजिड बॉडीज का क्या होता है बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो सबसे पहले यूनिफॉर्म रिंग ऑफ मास m एंड रेडियस r, आपके पास एक रिंग है, ठीक है। अब उस रिंग का सेंटर ऑफ मास कहां से, उस एक्सिस से जो कि प्लेन के परपेंडिकुलर है, ठीक है, सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन। तो क्या होता है एम आर स्क्वायर रिंग के केस में। अगर उसका डायमीटर से आप निकालना चाह रहे हो तो आता है हाफ एम आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2। अगर आप यहां से निकालना चाह रहे हो तो एम आर स्क्वायर, और यहां से निकालना चाह रहे हो डायमीटर से तो एम आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2 आता है। नेक्स्ट ये ना याद करना है बच्चों आपको बस, ठीक है। ड्राइव वगैरह मैंने करवा रखी कि चीजें कैसे निकलती है, आप सेंटर ऑफ मास की प्लेलिस्ट में जाना। यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क, अब डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ठीक है। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास, वो एक्सिस जो उसके सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है उसके अलोंग क्या होता है एम आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2, और डायमीटर से क्या होगा एम आर स्क्वायर डिवाइड बाय 4, ठीक है। नेक्स्ट थिन यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास L, ठीक है। अब एक रॉड होती है, उस रॉड का क्या पूछ रहा हूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा है, कहां से, उसके सेंटर से उसके सेंटर से, यहां से इस रॉड का क्या बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ, तो आता है I इज इक्वल टू ml स्क्वायर डिवाइड बाय 12, ml स्क्वायर डिवाइड बाय 12। L क्या है, लेंथ ऑफ द रॉड। यूनिफॉर्म, एक मिनट, ठीक है। अब पूछ रहा है यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर। देखो सॉलिड सिलेंडर क्या होता है, ये और ये, ठीक है। ये बेसिकली क्या होता है, डिस्क ही तो है, दो डिस्क को आपने रख रखा है ऐसे, ठीक है। तो इसका भी एम आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2 आता है, ठीक है। जो डिस्क का वही यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर का, ठीक है। नेक्स्ट है ये कि अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू लेंथ। अब लेंथ के परपेंडिकुलर भी है, ठीक है, और सेंटर से भी उसके पास कर रही है, तब इसका क्या आता है, ये फॉर्मूला I इज इक्वल टू m ब्रैकेट L स्क्वायर डिवाइड बाय 12 प्लस का R स्क्वायर डिवाइड बाय 4, ठीक है। इस तरीके से यूनिफॉर्म सॉलिड स्पेयर, ठीक है। अब देखो अगर रॉड का मेरे को यहां से पता है कि ml स्क्वायर डिवाइड बाय 12 है, और मेरे से पूछ रहा है रॉड का इस एंड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता दो। अभी आपको थ्योरम बताई थी, कौन सी, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ये डिस्टेंस कितना होगा L/2, लगा लो फॉर्मूला और आपका निकल के क्या आएगा ml स्क्वायर डिवाइड बाय 3, ml स्क्वायर डिवाइड बाय 3। आपके पास सॉलिड स्फीयर है, उस सॉलिड स्फीयर का उसके डायमीटर से जो क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है डायमीटर के अलोंग, वो होता है 2/5 mr स्क्वायर, ठीक है। और टेंजेंट से उसके टेंजेंट से कितना होता है 7/5 mr स्क्वायर। ये भी आप निकाल सकते हो किससे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम से, ठीक है। आगे एक मिनट, आगे खत्म,
अच्छा जी इतना ही था। अच्छा जी इतना ही है, ठीक है। अब यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर का निकाल सकते हो 2/5 mr² टेंजेंट से, ठीक है। अब इसके कुछ अब क्या करते हैं बच्चों, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। आ जाओ। Distance of the center of mass of a solid uniform cone from its vertex is z0. ये हाइट है। डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सॉलिड यूनिफॉर्म कोन फ्रॉम इट्स वर्टेक्स इस z0। अच्छा, इस वर्टेक्स से ये z0 दूरी पर मैं गया, z0 दूरी पर गया, मुझे इसका सेंटर ऑफ मास मिला, ठीक है। If the radius of the base is r and its height is r h and the z0 is equal to, ये z0 किसके इक्वल होगा, ये पूछ रहा है आपसे। जी मेंस 2015 ने पूछा है, ठीक है बच्चों। इसका जो आंसर आता है वो क्या आता है, देखो अब दो ध्यान इसमें, ठीक है। यूनिफॉर्म ये क्या है, देखो सॉलिड, सॉलिड तो सॉलिड कोन का जो सेंटर ऑफ मास आता है वो h, जो सेंटर ऑफ मास कितने पर आता है, YCOM के लॉन्ग आएगा। हाँ जी आएगा, कितना आएगा, h/4, h/4 आता है। कितना आता है, इसको याद रख लो, इसको याद रख लो, ठीक है। अगर आपके पास सॉलिड यूनिफॉर्म कोन है तो उसका सेंटर ऑफ मास आता है, कितना आता है, y एक्सिस के लॉन्ग आता है, कितने डिस्टेंस पर, h/4। ये सॉलिड का केस है, सॉलिड, ठीक है। अब y कोन निकालो होलो का, ये आता है आपका h/3 पर, ठीक है। ये सारी चीजें आप ड्राइव कर सकते हो बच्चों। क्या करोगे इस केस पर, रिंग बना दोगे, रिंग बना दिया आपने और YCM का फॉर्मूला लगाओगे, इंटीग्रेट y/dm, ठीक है, और डिवाइड बाय इंटीग्रेट dm लगा के भी आप इसको निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब वापस क्वेश्चन में आओ। क्या बोला था कि z0 से जाओगे सेंटर ऑफ मास मिलेगा, ठीक है। देखो इसको देखो, z0 की वैल्यू पूछ रहा है कि z0 किसके इक्वल है, तो z0 इज इक्वल टू आएगा टोटल हाइट माइनस के सेंटर ऑफ मास h/4, कितना आएगा 4h - 3h/4, यही तो आएगा, यही तो ऑप्शन करेक्ट है 3h/4, ठीक है भाई। नेक्स्ट चलो, ये रेड देख दो। The surface density of a circular disk of radius a, अच्छा रेडियस a का सर्कुलर डिस्क है, डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस। अब देखो ये नॉन यूनिफॉर्म मास डेंसिटी है, नॉन यूनिफॉर्म मास डेंसिटी है, इसकी a+br ऐसे वेरी कर रही है, जैसे जैसे उसकी रेडियस बढ़ा रहे हो वैसे वैसे वेरी कर रही है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड डिस्क इज, इस एक्सिस के अलोंग, अगर सर्कल है तो इस एक्सिस के अलोंग आपसे क्या पूछ रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा है। अब देखो I का फॉर्मूला क्या होता है, I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेट dm r², इंटीग्रेट, अच्छा dm की वैल्यू डालो, dm क्या है, छोटा सा मास, छोटा सा मास। तो dm कैसा निकलता है, देखो मेरे प्यारे बच्चों dm कैसा निकलता है, ठीक है। dm कैसा निकलेगा, dm कैसे निकलेगा, तो dm निकलेगा मास, देखो डेंसिटी रो इनटू क्या आएगा, ये डेंसिटी है, ठीक है, रो इनटू क्या आएगा, dA। अरे यही तो आएगा यार, रो इनटू dA। तो रो डालोगे, रो की वैल्यू क्या, a+br, ठीक है। और एरिया क्या होता है, देखो 2πr और dr, ठीक है, यही तो है एरिया एलिमेंट, और ये r²। अरे एरिया एलिमेंट कैसे फाइंड करें, मैंने माना कि ये r दूरी पर एक रिंग बना दी इस तरीके से, ठीक है। इस रिंग का जो लेंथ कितनी होगी 2πr, अगर r रेडियस की रिंग है तो इसकी लेंथ कितनी होगी 2πr, यही तो होगी यार, ठीक है। इसका 2πr एरिया कैसे होगा, लेंथ इंटू विड्थ, विड्थ कितनी है dr मोटाई की रिंग बना दी, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो तो यहाँ कितना आएगा, देखो
यहाँ कितना आएगा, अच्छा ए इंटीग्रेट चले जाएगा, तोड़ के लिखो तो ए 2 पाई आर क्यूब डी आर, ठीक है, प्लस का इंटीग्रेट बी 2 3 4 R4 2 पाई डी आर। इसको सॉल्व कर लो यार, इंटीग्रेशन सिंपल से इंटीग्रेशन है, सिंपल से क्या है इंटीग्रेशन है, इसको सॉल्व कर लोगे आपका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर क्या आ जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, लिमिट्स लगा लो, कहां से कहां, 0 से ए, 0 से ए रेडियस का है ना, तो 0 से लगा लो लिमिट, आंसर आ जाएगा। कमेंट सेक्शन में इसका आप आंसर लिखोगे, कैसे लगाना है सर, अरे आर क्यूब है, ये आर क्यूब का इंटीग्रेशन करोगे कितना आएगा, R4 डिवाइड बाय 4, उस 4 से 2 से 2 कटेगा तो ए पाई A4 ए पाई A4 डिवाइड बाई कितना था बच्चों, 2 था, डिवाइड बाई पाई A4 डिवाइड बाई A/2 पाई A4। इन दोनों में से ऑप्शन तो है नहीं, इन दोनों में से देख चेक करो। अब इसकी लिमिट पुट करो, R4 R5 तो 5 आएगा यहाँ पर, नीचे 5 आएगा, ठीक है, और ये A5 आएगा और ये 2 आएगा यहाँ पर, तो A4 और A5, तो ये रहा आपका करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन ए। आगे ये 7 आइडेंटिकल, क्या है कि 7 आइडेंटिकल सर्कुलर planar disk each of mass m and radius r are well symmetrical as shown in the figure. The moment of inertia of the arrangement about the axis normal to the plane and passing through the point P. ठीक है, आपको क्या निकालना है, the moment of inertia of the arrangement about the axis normal to the plane, plane के normal होगी and passing through the point P, P से पास कर रही होगी और नॉर्मल होगी, इसके अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको लिखना है। तो आप कैसे लिखोगे इसके अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरे प्यारे बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे पहले आप फाइंड करो कि अगर यहाँ पर एक डिस्क रखी हुई है, या अगर आप पर डिस्क रखी हुई है, ठीक है, इस डिस्क की वजह से ये यहाँ पर मान लो इस सेंटर से, ठीक है, इस सेंटर पर कितनी दूरी पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का क्रिएट हुआ होगा मेरे प्यारे बच्चों, इस डिस्क की वजह से यहाँ पर कुछ ना कुछ ओ पॉइंट पर सिस्टम का सेंटर ऑफ मास क्रिएट हुआ होगा, ठीक है, हुआ होगा, ठीक है, कितना होगा मास, ठीक है, और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है भाई, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, r², तो ये हो गया हमारे पास mr² प्लस का देखो m2r², 2r का स्क्वायर, यहाँ कितना आएगा mr² और ये 2r का स्क्वायर है ना, 2r, ये कितनी आ जाएगी, इस डिस्क की वजह से यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है, लिख सकते हो, लिख सकते हैं I = mr² प्लस ये डिस्टेंस सेम 6 रिंग का आएगा इस तरीके से बच्चों, ठीक है, तो ये क्या mr² और m2r का 5 mr², ठीक है। अब I टोटल कितना आएगा, कितनी रिंग है, 1 2 3 4 5 6 डिस्क है, अरे ध्यान दो इसमें I = mr², रिंग का लगा दिया हमने, रिंग है कि डिस्क, डिस्क है मेरे प्यारे बच्चों, डिस्क है, डिस्क चीज है, डिस्क, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, I = mr² r/2 mr² डिवाइड बाय 2, तो mr² डिवाइड बाय 2 प्लस का d² कितना है 2r का स्क्वायर, ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो mr² डिवाइड बाय 2 प्लस का कितना आएगा 4mr², ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, 4 2 8 9mr² डिवाइड बाय 2, ये तो इस डिस्क की वजह से, इस सारे डिस्क की वजह से यहाँ पर कितना क्रिएट हुआ, 9mr² डिवाइड बाय 2, ठीक है, ये एक डिस्क की वजह से हुआ, एक डिस्क की वजह से यहाँ पर कितना क्रिएट हुआ 9mr² डिवाइड बाय 2, ऐसे ही 6 डिस्क है तो कितना क्रिएट होगा 6, ठीक इस ऐसे, तो I टोटल 6 × 9mr² डिवाइड बाय 2, ठीक है, 2 3 जा कट जाएगा इससे, 2 3 जा 6 और आपका आंसर आएगा 27mr², ठीक है। अभी भी खत्म नहीं हुआ, 27mr² यहाँ पर क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, क्रिएट हुआ,
प्लस प्लस इस डिस्क का, बीच वाले डिस्क का अपने ऊपर कुछ ना कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो होगा यार, होगा बिल्कुल। तो आई सिस्टम का कितना आएगा, वो आएगा 27 mr² प्लस का mr² डिवाइड बाय 2। तो इसको करोगे सॉल्व, कितना आएगा 55 mr² डिवाइड बाय 2। ठीक है, ये सिस्टम का है, इस सिस्टम का आया यहाँ पर पी पॉइंट पर पूछ रहा है, सिस्टम का मालूम है आपको, पी पॉइंट का बता दो, आई पी बता दोगे कैसे, 55 mr² डिवाइड बाय 2 प्लस करोगे कितना, ये डिस्टेंस r और r m3r², ये m3r²। ठीक है, यही आपका आंसर है। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 181 डिवाइड बाय 2 mr²। ठीक है, इसको कमेंट सेक्शन पर इसका आंसर आप बताओगे। ठीक है, तो आज का सेशन बच्चों यहीं पे एंड होता है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियोस को लाइक करो यार, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी फायदा हो सके। ठीक है बच्चों, थैंक यू।